होता है कि अक्सर बच्चे जो होते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कौन सा रैशनल है, कौन सा रैशनल नहीं है, कौन सा इनरैशनल है, कौन सा इनरैशनल नहीं है। ठीक है, तो इन कन्फ्यूजन्स को आपने अपने माइंड में ज़्यादा बर्डन नहीं डालना, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, बिल्कुल ईजी रहना है। ठीक है, और आपने जस्ट जो है अपना काम करते जाना है। ओके, क्योंकि अगर आपको उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ना, वो पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, तो आप एक दफ़ा जो है ना, एक दफ़ा थ्योरी को स्टडी करें क्वेश्चन करने से पहले। ठीक है, हमारा आज का एंड है। ठीक है, ये अगर मैं करवाना चाहूँ तो मैं आपको 5 मिनट के अंदर अंदर ये रिवर्स एक्सरसाइज करवा सकती हूँ कि मैंने आपको ये कहना है कि आपने पढ़ा हुआ है ये कैसे सॉल्व हुआ, फलाना फलाना। ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो अक्सर हमारे लेक्चर के दौरान क्लियर नहीं हो पाते। ठीक है, क्योंकि अक्सर हम लोग जो होते हैं ना, अक्सर एंड पे आके जल्दबाजी हो जाती है कि जल्दी जल्दी सवाल हल हो जाए, जल्दी जल्दी लेक्चर कंप्लीट हो जाए। और अक्सर क्लासेस में भी ऐसा होता है कि टीचर 2 सवाल करवाती हैं, फिर कहती हैं बाकी बच्चे, वो इसलिए कहती हैं ताकि आप एक दफ़ा थ्योरी रीड करो, आप एक दफ़ा उस किताब को पढ़ो। आप उसे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा यार ये इस मेथड से नहीं तो इस मेथड से ज़रूर होगा, यहाँ से नहीं हो रहा तो यहाँ से तो ज़रूर होगा। फिर आप डिफरेंट तरीके अप्लाई करते हो, अपना दिमाग यूज़ करते हो। कुछ बच्चे इतनी अजीब तरीके से सवाल हल करते हैं ना कि कभी कभार हंसी भी आती है, लेकिन उनकी लिए मोटिवेशन होनी चाहिए। बजाय इसके कि आप आगे से उन बच्चों पे हंसे हैं, बजाय उन्हें मोटिवेट करो कि यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था, तुमने इसे कैसे हल किया। उससे जो होता है ना, बच्चा कॉन्फिडेंट होता है कि वाह मैं ये कर सकता हूँ। अगर हम उस बच्चे पे हंसने लग जाते हैं ना, हाँ 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 तुम्हें तो सवाल ही हल नहीं करना आता, फिर वो बच्चा नर्वस हो जाता है। उसके दिमाग में ना एक चीज़ बैठ जाती है कि मैं कभी नहीं कर सकता। ये पेरेंट्स देख रही हैं, ये टीचर्स देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये बहन देख रही हैं, भाई देख रहे हैं। मैं सबको आज एक ही बात कहूँगी, हमेशा स्टूडेंट को मोटिवेट करो। अगर कोई काम ख़राब करता है तो बजाय उसे डांटने के लिए एक दफ़ा उसे प्यार से समझाओ। अगर वो प्यार से नहीं समझता तो इसका मतलब यह है कि वो एहसास कमतरी का शिकार भी हो सकता है। कुछ भी बहुत ही तरीके होते हैं, लेकिन कभी भी डिसमोटिवेट नहीं करना चाहिए। जब आप ये खपने लग जाते हो ना कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम तो कर ही नहीं सकते, तुम्हारे साथ खप खप के मर गए हैं हम, तुमसे तो हो ही नहीं सकता, तो फिर वो जो बच्चा होता है ना, वो दिमागी तौर पे इस चीज़ को अपने दिमाग पे सवार कर लेता है कि मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, सारी ज़िंदगी लगा रहूँ, मुझसे नहीं होगा। और फिर वाकई ही ऐसा होता है कि वो बाकी बच्चे आगे निकल जाते हैं और वो बच्चा वहीं का वहीं रह जाता है। और ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है जो हम ये काम करते हैं। कभी भी अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को कभी भी किसी के साथ कंपेयर ना करें। दूसरों के सामने कभी भी उन्हें ये ना कहें कि इसे ये चीज़ नहीं आती। तीसरा, हमेशा उन्हें मोटिवेट करें। आपकी ज़रा सी भी बात, आपकी ज़रा सा भी मोटिवेशन, आपका ज़रा सा भी सपोर्ट अगर अगले बंदे को बिगाड़ सकता है तो अगले बंदे को ठीक भी कर सकता है। बात सारी ये होती है कि आप उसे सपोर्टिव किस वे से कर रहे हो। गलत वे में सपोर्ट करोगे तो वो गलत वे में आगे बैठेगा, अगर वो आप अच्छे वे में सपोर्ट करोगे तो वो अच्छे वे में आगे बैठेगा। लाइक अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं करके जा रहा तो आप उससे कहो कि अच्छी बात है तुम नहीं करके जा रहे, तो वो इस चीज़ पे उसे शय मिलेगी कि यार ये क्या, मुझे तो कोई घर में डांट ही नहीं रहा, वाह वेरी नाइस, दैट्स इम्प्रेसिव। लेकिन अगर आप उससे अच्छी चीज़ों में मोटिवेट करोगे, अच्छी बातों में मोटिवेट करोगे, तो फिर वो जो बच्चा होगा ना, उसे लगेगा कि मुझे ये काम करना चाहिए, अगर मैं करूँगा तो क्या पता मैं इम्प्रूव करूँ। और अगर आप उसे डराओगे ना, अगर तुमने नाना किया तो देखना मैं तुम्हें कितनी मार पड़वाता, देखना मैं तुम्हें पापा की शिकायत लगाऊंगा कि पापा इसने आज स्कूल में ये काम किया। उससे जो बच्चा होता है ना, वो फ़ौरन डर जाता है। एक उसके अंदर डर फैल जाता है। दूसरा ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा जो होता है ना, हसास हो जाता है। फिर वो कोई भी काम करेगा, वो आपसे वो काम छुपाने लग जाता है। वो इसलिए छुपाने लग जाता है कि क्या पता मुझे ये चीज़ बताने से, मेरी ये चीज़ शेयर करने से मुझे मारना पड़े, मुझे डांटना पड़े। आपको नहीं पता, अगर पेरेंट्स ये कहते हैं ना कि पढ़ाई जो होती है वो आप लोगों को बिगाड़ने पे लगी हुई है, आप लोग अब पढ़ते नहीं हो, आप लोग अब बिगड़ते जा रहे हो, तो आप ये भी तो देखें कि क्या आप लोग वैसा रिस्पॉन्स बच्चों को दे रहे हैं जैसे वो आपके साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि पेरेंट्स गलत होते हैं, पेरेंट्स गलत नहीं होते, लेकिन कभी कभार उनका वे ऑफ सजेशन गलत होता है। कभी कभार हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ नहीं पा रहे होते जिस तरीके से वो हमें समझा रहे होते हैं। कभी कभार अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभार जो बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें अकेले बैठ के समझाएं। वो दूसरों के सामने जब समझाते हैं तो उन्हें अच्छा फील नहीं होता।
और ये चीज़ें नोट करने वाली होती हैं। एनीवे, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, आई एम ए मैथ टीचर। तो हम मैथ की तरफ आते हैं। बाकी इन बातों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर किसी के अल्फाज से निकली हुई बातें कभी कभार हमें पता नहीं चलता कि कितना हर्ट कर जाती हैं। वो इंसान, आजकल बहुत सी बीमारियां डिप्रेशन से आ रही हैं और ज़्यादातर रेट स्टूडेंट्स का है। तो इफ़ वी मोटिवेट देम देन ऑब्वियसली इसमें हमारा फ़ायदा होगा, किसी का फ़ायदा नहीं होगा और उस इंसान का ज़्यादा फ़ायदा होगा। उससे वो सारी चीज़ें उसके दिमाग से निकल जाएंगी जो वो इंसान सोचता है। अगर हम उसे मोटिवेट नहीं करेंगे, उससे डाउन करेंगे, तो फिर वो जो बच्चा है वो फिर उतना ही डाउन होता जाएगा और वो फिर अपनी होगा। क्योंकि हमेशा एक चीज़ देखी जाती है, इंसान अपनी गलती नहीं देखता, इंसान हमेशा दूसरे के ऊपर अपना पल्ला भारी कर देता है कि भाई तुमने ही किया है, तुम ही भुगतो, मुझे नहीं पता। आज की स्टडी के साथ इतना सा लेसन काफ़ी है। अब हम आते हैं अपनी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। हमें नेचर ऑफ फ्रूट फाइंड करना है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल करेंगे। a इज इक्वल आ जाएगा 1 के, b इक्वल आ जाएगा 3 के, c इक्वल आ जाएगा 5 के। जब डिटर्मिनेंट में पुट करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -11। तो अब मेरे पास ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 नहीं है। क्यों नहीं 0? क्योंकि ये तो छोटी आ रही है 0 से, तो ये लेस देन 0 हो गया। तो जब ये लेस देन 0 है तो ये ऑब्वियसली मेरे पास क्या होगा, इमेजिनरी रूट होगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, मेरे पास है 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वल करेंगे। a इक्वल आ जाएगा 2 के, b इज इक्वल आ जाएगा -7 के, c इज इक्वल आ जाएगा 3 के। तो मेरे पास b स्क्वायर माइनस 4c की जगह पे वैल्यूज पुट करोगे तो मेरे पास 25 आ जाएगा। मैं ये देखूँगी ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 या लेस देन 0 है। लेस देन 0 करूँगी तो वो गलत हो जाएगा, इक्वल टू 0 करूँगी तो वो भी गलत हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो जब ये ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव है। तो जब मैं इसका स्केयर लूँगी तो मेरे पास माइनस वैल्यू तो नहीं ना आ रही, तो ये एक परफेक्ट स्केयर भी है, तो फिर ये रैशनल नंबर भी होगा और ये जो है रियल भी है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। रियल वो होते हैं जो इक्वल टू 0, ये रियल नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट है। फिर से मैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वल करूंगी तो मेरे पास a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और c इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब जब मैं इसे करूंगी तो मेरे पास आ रहा है 40, तो ये भी ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसका स्क्वायर ले लिया जाए, 40 का स्क्वायर तो लिया ही नहीं जा सकता। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास इनरेशनल होगा, अनइक्वल होगा। उसके बाद आ जाता है 16x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल करूंगी तो a इक्वल आ जाएगा 16 के, b इज इक्वल आ जाएगा -8 के और c इज इक्वल आ जाएगा 1 के। तो मेरे पास आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा 0 के। तो फिर ये मेरे पास है रियल भी है, रैशनल भी है और इक्वल भी है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर जो है ये हमारे पास किससे आ रहा है, ये हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास है क्यूब रूट से। देखें, अब अगर आपने ये सवाल किए होंगे ध्यान से तो आपको क्वेश्चन का ना वो देख के ये एक एक्सरसाइज से सवाल आया हुआ है, वो भी बड़ी खुशी होती है कि वाह मुझे क्वेश्चन आता है। तो अब यहाँ पे हमें उन्होंने फंक्शन गिवन दिया है और हमने इससे क्या फाइंड करना है, हमने ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल से है, ठीक है। ये देखें, ये आप लोगों को अगर रिमेंबर हो, इफ़ यू रिमेंबर यू नॉट लॉस्ट योर मेमोरी। अब ये देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, ओमेगा स्क्वायर को पहले हम लोगों ने ओमेगा प्रूफ किया, उसके बाद ओमेगा को हमने ओमेगा स्क्वायर प्रूफ किया। यहाँ पे दोनों वैल्यूज जो हमें प्रूव हुई हुई हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक दफ़ा फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो डायरेक्ट उस वीडियो पे आते हैं जिनकी मुझे ज़रूरत होती है, उनके लिए रिकॉलमेंट कर लेते हैं, इट्स नॉट प्रॉब्लम। अब ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, हमने इसके स्केयर ले लिया क्योंकि हमें ओमेगा स्केयर चाहिए। जब हमने स्केयर लिया, स्केयर ओपन किया, दोनों तरफ स्केयर है। अब यहाँ पे स्केयर ओपन करेंगे, दोनों पे सेपरेटली स्केयर अप्लाई, ये तो 4 हो गया। इस पर हमने स्केयर ओपन करके कौन सा फार्मूला अप्लाई किया, ये फार्मूला आप लोगों ने देखना है, ये कौन सा फार्मूला है।
लेकिन जो न्यू है उन्हें मैं बता दूंगी। हमारे पास a+b² का फार्मूला यहाँ पे ओपन हुआ हुआ है, और जो प्रीवियस लेक्चर से सुनते आ रहे हैं वो मुझे कमेंट में बताएंगे ये कौन सा फार्मूला है। ऑब्वियसली मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये फार्मूला जब ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1² एज इट इज अंडर रूट के साथ कट जाएगा, -3 आ जाएगा, और -2 अंडर रूट -3। अब ये माइनस होगा तो ये आ जाएगा 1 - 3, तो ये -2 अंडर रूट -3, तो 2 कॉमन आ जाएगा, -1 माइनस अंडर रूट -3/4। 2 2 से कट जाएगा तो ये -1 माइनस अंडर रूट -3/2, तो ये मेरे पास ओमेगा आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने ये देखना है कि हमारे पास जो क्यूब रूट की यूनिटी सम होता है उसका वो कैसे ये 0 होता है। ये भी एग्जाम्पल से क्वेश्चन है। जिन्होंने एग्जाम्पल्स किया ना वो बड़े जोश में होंगे इस टाइम के, वाओ हमें तो ये सवाल आते हैं। मैं अब आप एक दफ़ा रिव्यू एक्सरसाइज का लेक्चर सुनने से पहले एक दफ़ा रिव्यू एक्सरसाइज को रीड कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, अब ये हमारे पास है, हमें पता है 1 है, और उसके बाद ओमेगा होता है। ओमेगा की वैल्यू हमें पता है -1 प्लस अंडर रूट 3/2 ओमेगा स्क्वायर की -1 माइनस अंडर रूट -3/2। इनका सम करेंगे, जब सम करेंगे तो हम एलसीएम लेंगे, पहले दो वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास ये ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मेरे पास -2 बच जाएगा। फिर एलसीएम लेंगे 2 का 1 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 2 - 2/2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0/2। तो मेरे पास इसका सम जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है, इसका प्रोडक्ट। अब इसका मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे हमने 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर हम 1 ले भी लेते प्रोडक्ट में तो हमारे पास क्या आ जाना था, वो 1 वही वैल्यूज आ जानी थी। प्रोडक्ट लेंगे तो ये -1 का स्क्वायर आ जाएगा और ये क्यूब हो जाएगा, और ये आ जाएगा अंडर रूट -3 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 - 3, और ये प्लस हो जाएगा 4/4, तो क्यूब का इक्वल आ जाएगा 1 के। और ये प्रोडक्ट जब प्रोडक्ट कम्प्लेक्स रूट का फाइंड करते हैं ना तभी हमारे पास क्यूब्स के ओमेगा क्यूब की वैल्यू आती है। ये आपसे कोई सवाल पूछ सकता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आप क्या बताएंगे, जब हम कम्प्लेक्स रूट का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ना, उसकी यूनिटी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू आती है। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब ये भी आप लोगों ने किया हुआ है। अब ये देखें, ये भी हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 है। इसका क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपके पास आते होते हैं। जो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की उन्होंने लिस्ट निकाली होती है सेपरेटली। जिन बच्चों को इशू होता है ना कि वो एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते, उनके पास टाइम नहीं होता, उन्होंने एंड टाइम पे पेपर की तैयारी करनी है, वो अगर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ करना चाहते हैं तो वो सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज के एक्सरसाइज MCQs फिलिंग इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चंस कर लें तो वो 40% मार्क्स में भी ले सकते हैं। उनके रिव्यू एक्सरसाइज में अक्सर लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताए होते हैं और उससे भी काफ़ी ज़्यादा इजी फील हो जाता है। अब यहाँ पे हमने ये मेथड देखा था, हमने राइट हैंड साइड को फुल करना है, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ओमेगा, पहले एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस ओमेगा स्क्वायर XY, फिर ओमेगा वाई को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा XY ओमेगा क्यूब y²। अब मुझे यहाँ पे मैं XY को कॉमन ले लूँगी तो मेरे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई, और मेरे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू मुझे 1 पता है, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू मुझे -1। ये वैल्यूज पुट करेंगे तो मेरे पास ये क्यूबिक फार्मूला बन जाएगा। जिन्होंने ये क्वेश्चंस किए हुए हैं उन्हें ये अच्छे से रिमेंबर होंगे, बस थोड़ी सी रिकॉल करने की देर है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास 36 था, 7 था, यहाँ पे 8 था। अब मैंने यहाँ पे ओमेगा ले लिया, यहाँ पे ओमेगा 36 ले लिया, यहाँ पे ओमेगा के लिए ओमेगा 36 ले लिया, अंदर 3 आ गया, इधर भी 3 आ गया, बाय 12। अब ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो मुझे पता है ये किसके इक्वल होता है, ये 0 के इक्वल होता है, तो ये मेरे पास चीज़ आ गई, हमने ये चीज़ फाइंड करनी थी। अब मेरे पास ये वैल्यू है, तो जब मुझे ये पता है कि अब मैं यहाँ पे इससे यहाँ फिर ले लूँ, इसे मैं लूँगी -1, तो फिर तो ये 0 हो जाएगा। तो मुझे जो वैल्यू चाहिए मैं क्या करूँगी, 1 प्लस ओमेगा क्यूब को ले लूँगी माइनस ओमेगा के इक्वल, तो ये -2 ओमेगा आ जाएगा। जब मैं स्केयर लूँगी तो 64 ओमेगा 6 आ जाएगा, तो ये मेरे पास ओमेगा 3 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 64। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास क्यूबिक रूट की यूनिटी है कि हमारे पास ये इन दोनों इक्वेशन, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। वो इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास ये रूट्स हैं। अब मैं इसका सम लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -3। उसके बाद मैं इसका प्रोडक्ट लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, सम लेंगे, ये देखो ना 3 कॉमन आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये -3 आ जाएगा, ये 3 क्यूब आ रहा है तो ये 9 आ जाएगा। तो जब मैं वैल्यू पुट करूँगी तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। इतना ईजी होता है अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स में किया हो। ठीक है, फार्मूले रिमेंबर हो तो हर सवाल आ जाता है। अब ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 पे हम लोग आ गए हैं, 4 या 5 पे।
ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, हमने सिंथेटिक डिवीजन फाइंड करनी है। उसमें क्या हम रिमाइंडर क्वेश्चन फाइंड करते हैं, वो कैसे फाइंड करते हैं कि हमें जो डिवीजन वैल्यू दी होती थी हम उसमें उसे इक्वल टू 0 करते थे और फिर हम उससे जो एक्स की वैल्यू निकालते थे, फिर उस एक्स की वैल्यू को हम इक्वेशन में डिवाइड करते थे, फिर जो हमारे पास रिमाइंडर वैल्यू बची थी, एक हमारे पास क्वेश्चन होता था और एक हमारे पास रिमाइंडर होता था। इसी तरह यहाँ पे भी हम लोगों ने किया है कि इक्वल टू 0 करके हमने वैल्यू निकाली, उसे डिवाइड किया, तो फिर जो हमारे पास बचा वो रिमाइंडर हमारे पास 0 बच गया। तो फिर ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन है x-2 की। अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 ना बचता तो फिर हमारे पास क्वेश्चन वैल्यू भी आ जाती। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। हमें इक्वेशन गिवन है उसका, तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल करेंगे। तो हमारे पास अल्फा इज इक्वल आ जाएगा 2p, बीटा इज इक्वल आ जाएगा 3q और सी इक्वल आ जाएगा -4k। सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे -b/a। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे -b किसके इक्वल लिया है, 3q के, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3/2q, क्योंकि a की वैल्यू 2q है। इसी तरह सी ए है। ठीक है, तो मैंने सी किसके इक्वल लिया है, -4a के। तो मेरे पास सी की वैल्यू -4 है और ए हमें पता है 2p, तो ये 2 इससे कट जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 2r/p। इसी तरह मुझे यहाँ पे फंक्शन दिया गया है और उन्होंने मुझे एक इक्वेशन दे दी और उन्होंने कहा इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो। पहले मैं इस इक्वेशन को फुल करूँगी, फाइंड करूँगी। इसके अंदर से मैंने एज सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की वैल्यू निकालनी। सम ऑफ फ्रूट की वैल्यू मेरे पास क्या आई 4 और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की वैल्यू मेरे पास क्या आई 3। अब मैं इक्वेशन को फुल करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर स्केयर। तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये चीज़ हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। तो मेरे पास ये फंक्शन आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँगी तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10/9। अब नेक्स्ट इसी तरह मुझे 3 फंक्शंस दे दिया, मुझे उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अब मैं पहले इक्वेशंस की वैल्यू निकाल लूँगी। इस इक्वेशन से सम ऑफ फ्रूट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3/4, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2/3/2। ठीक है, अब मैंने अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर फाइंड करना है। जब मैं अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर फाइंड करूँगी तो मुझे पता है कि मैंने हमेशा पढ़ा है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर अगर हमारे पास है तो हम 2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा ऐड करते थे। वो मैंने ऐड किया तो मेरे पास स्केरिक फार्मूला और ये बन गया। मैंने वैल्यूज पुट की तो मेरे पास ये आ गया -39/16। अब मैं इसका एलसीएम लूँगी, मेरे पास फिर वही चीज़ आ जाएगी। फिर मैं वैल्यू पुट करूँगी और वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास वैल्यूज़ निकल आएंगे तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी -13/8। अब आ जाता है -8 अल्फा ओवर माइनस अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे ना बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं कि मतलब हम इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करें। अब आप यहाँ पे स्केयर लो, पहले इसका स्केयर लेने के बाद इसका स्केयर खोल लो, फिर आप दोनों तरफ क्या ले लेंगे, अंडर रूट। ठीक है, जब आप अंडर रूट लोगे ना दोनों तरफ तो आपके पास ना यहाँ पे एक चीज़ और होगी। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है, ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस नहीं किया हुआ, मे भी किया हो, मुझे अभी रिमेम्बराइज नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किया हुआ है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर से क्वेश्चन रिपीट करने लगी हूँ कि ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है कि आप कभी कभार कह दिया जाता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपको गिवन है और आप इसे फाइंड करें। ठीक है, तो अक्सर बच्चे जो होते हैं ना डायरेक्ट वैल्यू पुट करके फाइंड कर लेते हैं, लेकिन आप एक काम ये भी कर सकते हैं, आप स्केयर की वैल्यू स्केयर लेके दोनों तरफ फार्मूला ओपन करो, उसके बाद फिर बाद में अंडर रूट लो। इधर अंडर रूट ले जाता है, उधर वैल्यू ऐसे जाती है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास ये वैल्यू आ रही है तो ये वैल्यू मेरे पास माइनस में बन रही है तो फिर मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे करूँगी +2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा ऐड कर लूँगी तो मेरे पास ये 4 अल्फा बीटा आ जाएगा, ये फार्मूला है। फिर मैं वैल्यूज पुट करूँगी तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -87/16। 16 का जो वैल्यू है 4 और ये अंडर रूट में ये हमारे पास फाइंड होंगे। अब मेरे पास आ जाते हैं कि मेरे पास एक इक्वेशन है और मुझे उन्होंने कहा माइनस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 अल्फा 2 बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं पहले इक्वेशन से वैल्यू निकाल लूँगी तो मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सम ऑफ रूट की वैल्यू आ जाएगी 5, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आ जाएगी 7। अब माइनस अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना, तो सम ऑफ रूट हमें पता है अल्फा प्लस बीटा होता है तो माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा, तो माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा आ जाएगा, माइनस को माना जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है 5 आ जाएगा उसकी जगह पे, तो हमारे पास सम 5 आ जाएगा। इस तरह प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएगा अल्फा बीटा, तो प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी 7। तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगा x प्लस 5x प्लस 7। अब नेक्स्ट हमने 2 अल्फा प्लस 2 बीटा फाइंड करना है। 2 अल्फा प्लस सम लेंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा का तो मेरे पास आ जाएगा 2
अल्फ़ा प्लस बीटा 2 की जगह पे आ जाएगा 5, 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो 10 आ जाएगा। प्रोडक्ट लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा 4 7 से मल्टीप्लाई होगा 28, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 28। हम लोग ये देखने लगे हैं, हम लोग ना एक दफ़ा फर्दर रिवीजन करने लगे हैं ताकि जो आप लोगों की क्लैरिफिकेशन थी, जो आप लोगों की डाउट्स थे ना, वो इसमें क्लियर हो जाएं। रिवीजन मैं इसलिए करवाने लगी हूँ ताकि एक दफ़ा सारा हमारा जो हमने प्रीवियस पढ़ लिया हुआ है हमारा वो रिवाइज हो जाएगा। दूसरा ये होगा कि आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारे रियल लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या यूज़ होते हैं। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, और फिर कैलकुलेशन एरिया होते हैं। सेकेंड हमने उसकी एग्जाम्पल की थी। सेकंड हम लोगों ने उसकी एग्जांपल्स की थी। एग्जांपल्स में हम लोगों ने देखा था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। और इसकी तकरीबन 5 एग्जांपल्स थी। हम लोगों ने पांचों की पांचों एग्जांपल्स की थी ताकि हमारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएं। उसके बाद हम लोग आगे थे एक्सरसाइज के। इसके फर्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन था वो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया था, लेकिन इधर मैं आपको फिर से रिवीजन कर देती हूँ कि हमारे पास उन्होंने कहा था कि 2 पॉजिटिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा था कि वो किसके इक्वल है, वो 182 के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हमने फाइंड नंबर करना है। हम कोई भी पॉजिटिव नंबर लेते हैं एक्स को, फिर हम उसे ऐड कर देते हैं 1 के साथ, क्योंकि हमने एक नंबर फाइंड करना है। और फिर हम उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास एक इक्वेशन बनती है। फिर हम उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास जो 2 पॉइंट्स आते हैं वो हमारे पास एरिया के पॉइंट्स आ जाते हैं। इस तरह हमने सेकंड इक्वेशन में किया था कि हमारे पास स्केरिक वैल्यू आ गई थी, हमने तीनों वैल्यूज़ ले ली, उन्हें ऐड किया, उनका स्केयर लिया, और फिर बाद में हमारे पास फंक्शन ड्राइव हुआ और हम लोगों ने उस फंक्शन को सॉल्व किया, और फिर हमारे पास 2 इक्वेशंस आई। फिर जो हमारे पास वो इक्वेशंस निकली थी हमने उन्हें, हमारे पास अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना तो हमने उस नेगेटिव वैल्यू को उसका पॉइंट नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि हमने यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू है ना उसे निगलेक्ट कर देना है, और जो नेक्स्ट वैल्यू है ना उसे ऐड करके, क्योंकि हमारे पास x+1 भी है x+2 भी है, तो यहाँ पे 4 हमने x को ले लिया, तो x की जगह पे जब हम 1 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, x की जगह पे जब हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 हो जाएगा, तो हमारे पास 4 5 6, तो 5 6 इसलिए बन रहा है क्योंकि हमारे पास ये एडिंग वैल्यूज करके ना हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। उसके बाद में हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या था कि अब इसे भी तो हम लोग वैसे ही कर सकते थे जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को किया था, लेकिन ये वैसे नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों के पास जो वैल्यू आ गई है ना वो सम ऑफ 5 टाइम आ गया, यानी कि एक्स की जो वैल्यू आ गई है वो 5x आ गई, यानी कि 5 दफ़ा एक्स को जो है ना वो आपस में ऐड किया गया तो हमारे पास 5x हो जाएगा। और उसके बाद हमने एक स्केयर वैल्यू आ गई है और एक हमारे पास जो हमने रिक्वायर वैल्यू लेट करनी है वो आ गया है। फिर बाद में हम उन कंडीशंस को जब करेंगे पुट तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। फिर हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे सेकंड एमसीक्यूज। अब देखिए फर्स्ट में हमें पता था कि सम का फार्मूला क्या होता है, वो -b/a होता है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। अब ये प्रोडक्ट क्या आ गया, हमें पता है प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, ए अल्फा बीटा के, और अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के। अब यहाँ पे मेरे पास c क्या है 4 और मेरे पास a क्या है 7, तो मेरे पास आ जाएगा 4/7। अब उन्होंने कहा है कि बोथ ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमारे पास 4x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आर। अब हमारे पास ये इमेजनरी है, हमारे पास ये इरेशनल है या रैशनल है, नॉन ऑफ दीज है। अब हम इस चीज़ को कैसे फाइंड करेंगे, अब हमने रूट ऑफ इक्वेशन में ये चीज़ देखी हुई है। बाद हम लोगों ने इसमें एमसीक्यूज वगैरह देखे, ठीक है। इसकी टोटल एमसीक्यूज हम लोगों ने जो देखे हैं वो 16 एमसीक्यूज थे। उसके बाद हमने इसकी फिलिंग इन द ब्लैंक्स देखी और फिर हम लोगों ने इसकी समरी को व्यू किया, ठीक है। समरी में ये सारा कुछ आ जाता है कि उसमें दोबारा से वो सारा कुछ रिपीट हो रहा है जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। जितने भी हम लोग टॉपिक्स पढ़ के आए हैं, जितने भी हम लोगों ने फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, उनकी रिवीजन इसमें हो जाती है। इसमें ये सारा कुछ क्लियर किया हुआ है। ये आल टू आल पॉइंट्स जो है ना वो वाले आ जाते हैं कि उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने इसके क्वेश्चंस देखे, जो हम लोगों ने इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे शॉर्ट, यानी कि जो लोग इजीली नहीं कर पाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जिनसे नहीं हो पाते, वो एक्चुअली जो होता है ये प्रीवियस एक्सरसाइज कर लें तो उनके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, और ये उसके लिए भी ना बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी चीज़ होती है। उसके अलावा एमसीक्यूज़ और फिलिंग इन द ब्लैंक्स हम लोगों ने इसलिए की क्योंकि इन्हीं एमसीक्यूज़ इन्हीं फिलिंग इन द ब्लैंक्स से जो है अक्सर क्वेश्चन एमसीक्यूज़ या क्वेश्चंस निकल आते हैं। लाइक आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी प्रोसेस पूछा जा सकता है, आपसे न्यूटन रूट पूछा जा सकता है, आपसे क्यूब रूट्स के बोर्ड पूछा जा सकता है। ज़्यादातर क्यूब रूट्स का जो क्वेश्चन आता है वो -1 1 √16
48 इस तरह के आते हैं, यानी कि 2.3 में से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मस्ट आता होता है। उसके अलावा जो ये 2.8 है, इसमें हम लोगों ने, मैंने डिस्कस आप लोगों को पहले ही बताया कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या किया हुआ है। उसके बाद मैं ये कहना था कि इसके जो MCQs हैं वो मोस्ट, हम लोगों ने इसके MCQs वगैरह देखे, वो सारा कुछ जो इसकी एक्सरसाइजेस वगैरह हैं और इसका सारा डाटा है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको डिटेल से बता दिया हुआ है कि उसमें क्या क्या है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, उनमें फ़र्दर यूजेस क्या आ जाते हैं और वो सारा कुछ। उसके अलावा जो हमारे पास आ जाते हैं ना, उसके बाद ये आता है कि आपके पास MCQs में ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या आते हैं। एक तो आपके पास अल्फ़ा बीटा यानी ये सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के क्वेश्चंस आते हैं MCQs में। उसके बाद आपसे ये नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में पूछा था कि वो इमेजिनरीज हैं कौन से। उसके बाद आपसे ये पूछा था कि वो रूट्स कौन से होते हैं, वो आपको पता है -1 ओमेगा स्क्वायर होते हैं। उसके अलावा आपको प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, सम ऑफ फ्रूट्स की डिफरेंट इक्वेशंस दी जाती हैं, वो बताई जाती हैं। उसके बाद उनकी यूनिटीज़ पूछी जाती हैं, एक यूनिटी 0 और एक यूनिटी 1 है। ये सारा कुछ आपको ना रिमेंबर होना चाहिए। मतलब अगर इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं MCQs में और यही चीज़ें जो है ना ये आपसे पूछी जाती हैं कि इनमें क्या क्या है और ये कैसे कैसे होंगे। उसके अलावा कुछ इक्वेशंस दी जाती हैं, उन्हें वो आपसे कहते हैं कि इन्हें किस तरह सॉल्व किया जाएगा, इनके फर्दर यूज़ कैसे होंगे और ये सारा कुछ, ये सारा डाटा जो है ये MCQs वगैरह में आता है। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो वो जस्ट अगर आप ये वाले भी शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें तो इनमें कोई इशू नहीं होगा। और अगर किसी को ज़्यादातर ये इशू हो रहा है कि वो नहीं कर सकता तो वो समरी को जो है ना एक दफ़ा ब्रीफली रीड कर ले, तो आई होप सो कि उसका सारी जो थ्योरी है वो एक दफ़ा रीड हो जाएगी, क्योंकि इसमें सारा कुछ डिटेल से बताया हुआ है कि हमारे पास जो, अब ये देखिए, कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, वो रेसिप्रोकल होता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वो स्क्वायर होता है। मतलब इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल्स में ना शॉर्ट वर्ड्स में चीज़ें बताई होती हैं कि वो कैसे कैसे डिफ़ाइन करना है। जैसे क्यूब रूट का फार्मूला हो गया, उसके बाद कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट हमारे पास क्या होता है, मेगा स्क्वायर होता है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं कि वो हमारे पास क्या आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई हुई है, उसका फार्मूला बताया हुआ है, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स बताए हुए हैं, फिर सिमेट्रिक फंक्शंस बताए हुए हैं, फिर सिंथेटिक डिविडेंड्स बताए हुए हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये इसकी समरी में अगर आप एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें तो आपका जो सारा डाटा वगैरह वो एक दफ़ा क्लियर हो जाएगा। तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में जो इतना इम्पोर्टेंट हो। आई होप सो कि ये सारे डाउट्स जो हैं आपके क्लियर हो गए होंगे। और बाकी जो ब्रीफली एक्सप्लेनेशंस हैं वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको दे दी हुई हैं, तो सारा कुछ क्लियर हो गया। तो हमारी जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट होगी। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया, हमने 2.7 के जो क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस रह गए थे वो किया। उसके बाद हमने MCQs को डीपली रिवाइज किया। उसके बाद हम लोगों ने इसकी फिलिंग इन द ब्लैंक्स को डीपली किया। उसके बाद हम लोगों ने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डीपली रिवाइज किया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें समरी में शॉर्ट प्रोडक्ट्स में उन्होंने हमें चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, ये आपको रिमेम्बराइज के लिए आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हम लोग नेक्स्ट रीड करेंगे। मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको इसी में ये जो चैप्टर है ये स्टार्ट करवा दूं, लेकिन हमें उसका करते करते समझते समझते काफ़ी टाइम लग गया और हमारा लेक्चर टाइम जो है वो ख़त्म हो गया। इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ ज़रूर हम लोग इस चीज़ में पढ़ेंगे। इसमें हमने रेशो, प्रेपोजिशन, वेरिएशन फाइंड करनी है। अब हमारे पास रेशियो क्या होती है, हमारे पास प्रेपोजिशन क्या होती है, हमारे पास वेरिएशन क्या होती है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने इस चीज़ के बारे में ना थोड़ा थोड़ा रीड करना है और मुझे उसके बारे में कमेंट में बताना है। ठीक है, मैं आपके कमेंट का बहुत ज़्यादा वेट करूँगी, क्योंकि मुझे जानना है कि आपको मेरे साथ रह के कितनी मोटिवेशन मिल रही है, आपको कितना समझ आ रहा है और आप कितने एक्टिव हुए हैं। क्योंकि अगर एज अ टीचर भी, मतलब अगर एज अ टीचर आप क्लास में भी हो तो आप हर बच्चे से रिस्पॉन्स चाहते हो। इसी तरह एज अ ऑनलाइन लेक्चरर भी मैं भी हर स्टूडेंट से रिस्पॉन्स चाहूँगी। जो मुझे देख रहे हैं वो मुझे रिस्पॉन्स करें। तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे रेशो, प्रेपोजिशन और वेरिएशन का डिफरेंस थोड़ा सा कमेंट में एक्सप्लेन करेंगे। और जिसका जो एक्सप्लेनेशन अच्छी होगी उसे इंशाल्लाह मैं खुद कमेंट में जो है वेल डन कहूँगी। ठीक है, और मुझे आपके कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा। दूसरी बात,
इसमें हम लोग जो है ना, हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी सीखेंगे और बहुत जो है ना वो कॉम्प्लिकेशंस क्वेश्चंस भी होंगे। ये जो चैप्टर है ना, ये अक्सर बच्चे जो होते हैं वो बड़े मज़े से करते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो इन चैप्टर में आके डर जाते हैं कि पता नहीं इसमें क्या होगा। ठीक है, अब रेशो जो होता है ना, रेशो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? रेशो हम ए रेशो बी से डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये रेशो की डेफिनेशन होती है। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। प्रेपोजिशन क्या होती है? हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं और उनका रेशो इस तरह डिफाइन होता है। ये हमारे पास प्रेपोजिशन फॉर्म आ गई। ठीक है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कर रही हूँ, अभी मैं मेन वैल्यूज की तरफ नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारा जो इस चैप्टर का आगाज इस तरह हो। हम डिटेल के साथ एग्जाज करेंगे, हम इसकी रियल लाइफ के बारे में स्टडी करके एग्जाज करेंगे, ताकि हमारा अगर एंड पे कोई इस तरह का टॉपिक हो तो हमें पता हो कि इसकी रियल वैल्यूज क्या हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा बहुत मज़े का होने। और वेरिएशंस में हमारे पास दो वेरिएशन आ जाती हैं, एक डायरेक्ट वेरिएशन आ जाती है और इनवर्स वेरिएशन आ जाती है। इसकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल प्रपोजिशन और रेशो के बारे में जो है वो डिटेल हम लोग स्टडी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एग्जांपल्स होंगी, इसकी एक्सरसाइज होगी और इसकी रियल लाइफ के अबाउट हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आई होप सो आपको मेरे लेक्चर और मेरा चैप्टर नंबर 2 बहुत अच्छे से समझ आया होगा। किसी का भी कोई डाउट हो या कुछ भी रह गया हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी और उसकी डाउट्स को क्लियर करूँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।